हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 यानी कि आपके चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन वाला जो चैप्टर है उसके लॉन्ग आंसर्स। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द डिफरेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। क्या डिस्कस करना है? साइंटिफिक एस्पेक्ट डिस्कस करना है रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ 16th सेंचुरी इटालियन आर्टिस्ट। तो 16वीं शताब्दी में जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आए हैं और जो बाद में आर्टिस्ट्स की एक्टिविटीज में भी रिफ्लेक्ट हुए वो आपको डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले एंड्रियस वेसालियस। अब ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेसर थे, ठीक है ना। तो ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ में पढ़ाते थे। इटली में एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ में ये पढ़ाते थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? मानवीय शरीर को, ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना शुरू किया, यानी उसका जो उसको ना काट के चीड़ फाड़ के उसके स्टडी करना, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग को समझना, ये सारा काम जो है एंड्रियस ने करना शुरू किया। क्लियर है? अब यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न फिजियोलॉजी की। क्लियर है? आज के डेट में जितने भी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं या ह्यूमन एनाटॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका श्रेय जाता है एंड्रियस वेसालियस को। क्लियर है? चलो, अब आर्टिस्ट जब इन्होंने डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया, ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, तो रिपोर्ट्स और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लिखे। इसके बाद अब लेबोरेटरी में ये सारे इनके सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये सब कुछ अवेलेबल हैं, ह्यूमन बॉडीज अवेलेबल हैं, तो आर्टिस्ट जो है वो पहुंचना शुरू हुए। क्योंकि आपको ये बताना है कि 16th सेंचुरी में जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स थे वो आर्टिस्ट, इटालियन आर्टिस्ट ने कैसे हार्नेस करा उनको। तो अब इन्होंने क्या किया? आर्टिस्टों ने, जो कलाकार लोग थे, इन्होंने लेबोरेटरीज विजिट करना शुरू किया। इन लेबोरेटरीज में इन्होंने स्केलेटन्स को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्किंग वंस दे लर्न द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों के शारीरिक संरचना को इन्होंने बहुत अच्छे से समझना शुरू किया कि कैसे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि स्केलेटन जो है वो मेन क्या है? वो फ्रेम है जिसके ऊपर पूरा शरीर, आपका जो मसल्स हैं, स्किन है, वो सब लगी हुई है। क्लियर है? फिर फ्रैगमेंट्स ऑफ आर्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द रूइंस ऑफ रोमन एम्पायर। तो एक तो ये आ गया। अब देखो इसको आगे कैसे लियोनार्डो डा विंची और ये लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी पेंटिंग्स को और इन्हांस करने में। क्लियर है? चलो, फिर हमारा जो पुराना रोमन एम्पायर है, इसके जो पुराने खंडहर थे, ठीक है, इन्होंने भी बहुत कुछ हेल्प की स्कल्पचर्स वगैरह को, और जो आइडॉल्स उस समय बनती थी, ठीक है, उनको और बेटर करने में। क्यों? क्योंकि जो खंडहरों से मैंस और वुमेन्स, महिलाओं के, पुरुषों के जो मूर्तियां मिली, इन मूर्तियों को इन्होंने क्या किया? स्टडी किया बाकायदा, और इसके बाद उसी पैटर्न पे मूर्तियों को, आइडॉल्स को, स्कल्पचर्स को बनाना शुरू किया। क्लियर है? और जिससे अब जो आर्टिस्ट बना रहे थे नए स्कल्पचर्स को, उनमें और रिफाइनमेंट आता जा रहा था। क्लियर है? चलो, जैसे वन ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ डोनाटेलो मेड लाइफ लाइक स्टैच्यूज इन 1416। 14वीं शताब्दी में ये जो डोनाटेलो हैं, इन्होंने एक ऐसी जीवंत प्रतिमा बनाई है ना, जो एकदम जीवंत प्रतिमा का मतलब है एक ऐसी स्टैचू, एक ऐसा इमेज, एक ऐसा स्कल्पचर विच कैन बी टर्म्ड एज अलाइव, कि लगेगा कि हाँ ये बोल पड़ेगा, अभी लगेगा कि ये अभी अब एक्सप्रेस कर देगा अपने आप को। तो इस तरह की परफेक्शन लेवल पर ये लोग पहुंचे। लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, ये पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, और तमाम बहुत सारे, आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जो शॉर्ट आंसर के वीडियोस हमने डिस्कस करें, उसमें मैंने बताया कि लियोनार्डो डा विंची जैक ऑफ ऑल ट्रेड, पेंटर, इंजीनियर, स्कल्पचर, पोएट, ठीक है, तो सब हैं ये। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी टेक्निक का या इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके पेंटिंग्स बनाई, जैसे मोनालिसा, लास्ट सफर। अब आप देख रहे हैं मोनालिसा की जो पेंटिंग्स हैं, ये अपने आप में आज क्या है, कितनी प्रेज वर्दी है ना। आज के डेट में मोनालिसा की पेंटिंग को माना जाता है, आप किसी भी एंगल से देखो वो ऐसा लगेगा आपको देख रही है ना। तो इस तरह से परफेक्शन कैसे आया? जब इन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी किया, लाइट के फिनोमिना को स्टडी किया। क्लियर है? साइंटिफिक टेस्ट इन आर्ट्स लाइक स्कल्पचर्स नेचुरली हैड टू इमर्ज लाइफ लाइक वाइब्रेंसी इन द आर्टिफैक्ट्स। मतलब जो भी कलाकार कलाकृतियां बना रहे थे, उनमें जीवंतता दे रहे थे ये सब। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द डिमेरिट्स ऑफ द नेशन स्टेट्स। देखो, हर एक चीज जो है अगर जब मूव करती है अपने ग्रोथ की तरफ,
तो पॉजिटिविटी तो लेके आती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड्स ड्रॉबैक्स तो रहते ही हैं। नेशन स्टेट जो है वो रेनेसांस को लेके आएगा, या आप कह दो कि नेशन स्टेट के बाद ही रेनेसांस या पुनर्जागरण आ रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि जहां पर रेनेसांस हुआ वहां पर नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हो गए। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चल सकते हैं। तो जहां पे रेनेसांस हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, वहां पर नेशन स्टेट भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। क्लियर है। और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्या था, एक प्लस पॉइंट था उस जमाने में। क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी थे। पहला, एटीट्यूड ऑफ किंग, क्योंकि राजा अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता था, सुप्रीम अथॉरिटी मानता था, इसलिए राजा का हित जो है वो सर्वोपरि है। अब देखो, सुप्रीम अथॉरिटी मानता है राजा, अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी मानता है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब राजा है तो इंसान ही, वो भी ह्यूमन बीइंग है, परफेक्ट तो हुआ नहीं ना। अब परफेक्शन चूंकि आया नहीं उसमें, इसलिए कभी कभार वो डिस्पोटिक हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, और जब वो निरंकुश होगा तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। क्लियर है। अब जो लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, चर्च हैं, वो लोग तो इस पे कोई अपना बल, अपना फोर्स तो चला नहीं सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले फ्यूडल लॉर्ड और चर्च एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन अब खुद राजा भी तो एक्सप्लॉइट कर सकता है कॉमन लोगों को। तो एक तो एटीट्यूड ऑफ किंग, दूसरा नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट बिकम सेल्फ इंटरेस्टेड एंड इंडिविजुअलिस्टिक आफ्टर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बकायदा जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, पर्टिकुलर नेशन है, जिसको वो राजा अपनी टेरिटरी मान रहा है ना, इस टेरिटरी को इंपॉर्टेंस देना लोगों ने शुरू कर दिया। जिस भी क्षेत्र में वो रह रहे हैं, यानी रीजनलिज्म की बात करूं मैं, क्षेत्रवाद की बात करूं मैं, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। और अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टेरिटरी का तो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल जो एक व्यू है उसको कोई भी यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दे रहा। इंटरनेशनल व्यू की बात करूं मैं, मतलब ठीक है, आपके स्टेट की बाउंड्रीज हो गई, आपके स्टेट के अफेयर्स हो गए, पड़ोसी के स्टेट के अफेयर हो गए, उसके पड़ोसी के स्टेट के अफेयर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके बीच के इंटर रिलेशंस भी तो होंगे, जिसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर अब आपके जो विद इन योर बाउंड्री अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चलो बढ़िया है, लेकिन कभी ना कभी आपको इंटरैक्शंस तो करने पड़ेंगे। अब इस इंटरैक्शन की वजह से कई बार होता यह था कि एनिमोसिटी, कड़वाहट क्रिएट होती थी। अब यही कड़वाहट जो है वो क्लैशेस या युद्ध की स्थिति क्रिएट करती थी। तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की समझ अभी उस लेवल पे नहीं थी लोगों की, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। नेशनल स्टेट कई बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, ठीक है, तो लोगों के अंदर जो सेल्फिशनेस की फीलिंग है, जो कहीं ना कहीं एटीट्यूड, किंग के एटीट्यूड से आ रही थी, है ना, ये भी आपस में जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ाती ही थी। ये जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें इंटरनेशनल वाला जो पॉइंट है, इस प्रॉब्लम को और बढ़ाती ही थी, बजाय इसके कि रिजॉल्व करे। यानी कहते हैं ना कि कई बार पीपल डिप्लोमेसी का मतलब है कि चलो हेड ऑफ द स्टेट्स में थोड़ी बहुत क्लैशेस भी हैं तो चलता है, लेकिन लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो लोग भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते थे, वो सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस ब्रॉट बाय द रेनेसांस इन द कंटेम्परेरी लाइफ ऑफ द पीपल। उस समय के जो रेनेसांस का जो समय था, उस समय के जो लोग हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया पुनर्जागरण की वजह से। अब ये तो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आए थे, है ना, मतलब आप कह दें कि न्यू एज और ओल्ड एज, डार्क एज और मॉडर्न, इस तरीके के जब कंसेप्ट दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बहुत ड्रास्टिक लेवल पर परिवर्तन आए होंगे। कौन कौन से हैं? चलो, ओल्ड एज सुपरस्टिशंस एंड सोशल एबल्स केम टू एन एंड। पुराने जमाने की जो अंधविश्वास वाली जो बातें थी वो खत्म हो गई, ठीक है, सोशल एबल्स जो है वो खत्म हो गए। चलो, न्यू आइडियाज एंड साइंटिफिक बिलीफ बिगिन टू, मतलब पूरे वीडियो में, पूरे चैप्टर में यही डिस्कशन किया ही है, फिर भी ध्यान दे लेना चाहिए आपको इसमें। तो पुराने जमाने के जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, अंधविश्वास थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गए, क्योंकि उनकी जगह कौन ले रहे थे? उनकी जगह अब लॉजिक, रीजन ले रहे थे। ठीक है, बिना लॉजिक के, बिना रीजन के लोग बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। साइंटिफिक बिलीफ जो है वो अब ज्यादा महत्व दिया जाने लगा कि यार देखो ऐसा है, बिना एक्सपेरिमेंट किए जो नॉलेज मिलेगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिलीफ सिस्टम के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम मिथ के ऊपर हो सकता है, बिलीफ सिस्टम जबरदस्ती किसी और दूसरे जो है कंसेप्ट के ऊपर हो सकता है। इट ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म या मानववाद के ऊपर इसने फोकस किया। फोकस क्यों किया? क्योंकि
पहले आपको पता है किस तरह का सिस्टम चल रहा है और अब किस तरह का सिस्टम चल रहा है, अब सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम चल रहा है। पीपल बिगेन टू डिस्कार्ड ओल्ड वैल्यूज एक्सप्लॉयटेटिव थी, शोषण करने वाली थी, इसलिए नए वैल्यूज की तरफ लोग आने शुरू हो गए। इट इंस्पायर्ड द कंटेम्प्रेरी राइटर्स एंड फिलोसोफर्स, चूंकि क्या था, इसी लॉजिक और रीजंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज ने नए स्कॉलर्स को या नए राइटर्स को, नए फिलोसफर्स को प्रमोट किया कि वो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करें बजाय इसके कि पुरानी चीज़ों को। मेनी यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलेग्ना एस्टैब्लिश की गई और एमिनेंट प्रोफेसर्स ह्यूमनिस्ट व्यू के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे लोगों को। एजुकेशन एंड नॉलेज बिगेन टू स्प्रेड क्विकली, क्योंकि अब लोगों को समझ में आया कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के जो स्थिति है उसको इंप्रूव करने वाली है, इसलिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाउ डिड द इटालियन कल्चर रिवाइव आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी रोमन एम्पायर के पतन के बाद जो इटालियन संस्कृति है वो कैसे वापस से रिवाइव की गई। देखो इसके बारे में तो बड़ा बढ़िया डिस्कशन पहले भी हो चुका है, फिर भी चलो मतलब कुल मिला के जितनी भी चीजें पढ़ी हैं आपने उसी से रिलेटेड आंसर हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं क्विक हो जा रहा हूं। सो देयर वर सम चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जब पश्चिमी रोमन सभ्यता का पतन हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, इन चेंजेस को इटली में रिवाइव किया गया। क्लियर है, वहां पे हुआ क्या, देखो सिंपल चीज है, जो आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हुआ तो वहां पे जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे जैसे इटली वगैरह, ठीक है, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। इटली वगैरह ये शुरुआत में डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय नहीं होते तो फिर रोमन एम्पायर बना रह जाता ना। अब कहीं का कोई पॉलिटिकल सिस्टम जब डिक्लाइन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उस जो कल्चर चल रहा था वो कल्चर भी अपने आप में थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो इटली में जो कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जो भी चीजें रन में थी, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हुई। लेकिन बाकी जगह पर तो क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ कि छोटे छोटे जो ट्राइबल राजा वगैरह थे उन लोगों ने इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया और पोप के साथ या चर्च के साथ मिलकर अपनी चीजों को सेटल कर लिया। बट अभी भी ये जो इटालियन स्टेट्स थे, इन इटालियन स्टेट्स में ये इटालियन स्टेट थोड़ा सा बाइजेंटाइन एम्पायर के भी ज्यादा क्लोज थे, और बाइजेंटाइन एम्पायर में जो है वो बहुत कुछ क्या है, इस्लामिक, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कह दूं या बाइजेंटाइन एम्पायर में कह दूं, ये इस्लामिक कंट्रीज के काफ़ी निकट था। और इस्लाम का जब इसमें इन्फ्लुएंस आया तो कल्चर भी प्रमोट हुआ, जो आप कहें लिटरेचर प्रमोट हुआ, आर्टिस्ट का मूवमेंट होना शुरू हुआ, और जिससे क्या हुआ, वापस से ट्रेड रिवाइव हुआ। यहाँ पे जब ट्रेड रिवाइव हुआ तो फिर से इनका जो कांटेक्ट हुआ वो बड़े लेवल पर होना शुरू हुआ, और वापस से यहाँ पे एक मिडिल क्लास सोसाइटी जो है वो इमर्ज होना शुरू हुई। और इस मिडिल क्लास सोसाइटी ने फ्यूडल सिस्टम को अडॉप्ट करने की बजाय डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक सिस्टम को अडॉप्ट करा, और ये रिपब्लिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इटालियन सिटीज़ को क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में रिवाइव करेगा। क्योंकि कुल मिला के ये लोग क्या है, ये जो इस्लामिक और मंगोल्स के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थे ईस्टर्न पार्ट की तरफ। वेस्टर्न रोमन एम्पायर या मैं कहूँ वेस्टर्न यूरोप जो था वो कंपेरेटिवली दूर रहता था, ये कंपेरेटिवली दूर पड़ता था। जब आपका इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो इस्लामिक इन्वेजन भी पूरे वेस्टर्न यूरोप तक तो गया नहीं ना, ईस्टर्न यूरोप तक वो अपने आप को पहुंचा पाएगा। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है वो कभी ना कभी तो इंटरैक्ट होते ही थे। इस्लामिक इन्वेजन के दौरान भी क्या हुआ, यही इंटरैक्शन हुआ, तभी तो वेस्टर्न लोग भी थोड़ा बहुत अब अपने आप को रिवाइव करेंगे। जब यहाँ पे रिवाइवल होगा तो यही रीज़न था कि इटालियन स्टेट्स जो है वहाँ का कल्चर वेस्टर्न एम्पायर, रोमन एम्पायर के फॉल के बाद रिवाइव हुआ। चलो, द 17th सेंचुरी यूरोपियंस विटनेस द वर्ल्ड एज डिफरेंट। 17वीं शताब्दी का जो यूरोप है वो विश्व को एक अलग ही तरीके से देखता है, ठीक है ना। कैसे, रीजन है डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर वाज डेवलप्ड। यहाँ पर एक अलग ही तरीके की शहरी संस्कृति का विकास हुआ जो पुराने रूरल पीपल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ये लोग अपने आप को, ये कस्बों में और शहरों में रहने वाले लोग अपने आप को ज़्यादा सभ्य मानते थे और गांव के लोगों से अपने आप को थोड़ा डिस्टिंक्ट करते थे। क्लियर है, ज़्यादा सभ्य मानते थे गांव की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। टाउन्स स्टार्टेड टू ग्रो इन मेनी यूरोपियन सिटीज़, ठीक है, टाउन्स स्टार्टेड टू ग्रो इन मेनी यूरोपियन सिटीज़, क्योंकि अब ये नई जो क्लास थी, नई अर्बन जो क्लास थी, वो आपके नए और शहरों को प्रमोट कर रही थी। क्लियर है। फिर कुछ नए शहर हैं जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये वापस से अपनी उस आइडेंटिटी को रिगेन करने लग गए। ट्रेड वाली आइडेंटिटी जो थी उसको रिगेन करने लग गए और
जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे उन जो रिच मर्चेंट्स थे इन लोगों ने आर्टिस्ट्स को, स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, ठीक है, उनको शरण दिया। द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल पैट्रोनाइज आर्टिस्ट एंड राइटर्स। क्लियर है? अब ये लोग जो पुरानी चीजें हैं उनको प्रमोट करेंगे। पुरानी चीजों का मतलब जो लिखी गई पुराने स्कॉलर्स की, रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स की लिखी गई ह्यूमनिस्ट व्यू वाली जो थ्योरीज हैं, साइंस है, ज्योग्राफी, मेडिसिन और बाकी जो बुक्स हैं उनको और प्रमोट करना शुरू करेंगे। आर्टिस्ट रोमन क्लासिकल आर्किटेक्चर को स्टडी करना शुरू करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मेड बुक्स अवेलेबल टू मेनी पीपल, है ना। तो 17th सेंचुरी तक प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, बुक्स बल्क में प्रिंट होना शुरू हुई, बड़े बड़े जो एरियाज हैं, रिमोट एरियाज, वहां तक बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। अब लोग डिपेंडेंट नहीं रहते थे नॉलेज के लिए, ठीक है। पीपल बिगन कॉन्ट्रास्टिंग देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशिएंट वन ऑफ द ग्रीक्स। लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू किया और कंपैरिजन करने के साथ साथ उसको डिस्टिंग्विश करना शुरू किया कि जो पुराना जो हमारा समय था एंशिएंट वर्ल्ड का, और जो हमारा मतलब एंशिएंट वर्ल्ड का जो रोमन्स और ग्रीक का जो समय था और जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ये लगभग क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा समानता है। और बाकी जो डार्क फेज है, वो डार्क फेज हमारी वो फेज थी जिस फेज में हम वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाए, या हमने जो भी अचीवमेंट्स करी थी वो सारी ढक गई। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो है यूरोप की हिस्ट्री में कंस्ट्रक्टिव होंगी और जो आपके मॉडर्न अर्बन व्यूज हैं उनको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगी। तो ये तो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको एक आइडिया दिया कि इस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर्स को अडॉप्ट करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, अप्रोच आपको मिल गई होगी। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।